आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये जो क्वेश्चन हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। तो एक सबसे पहले एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं। दिया हुआ है ए एंड बी कॉइन ए टॉस अल्टरनेटिवली, मतलब कि एक कॉइन है जिसको दो प्लेयर हैं ए और बी नाम से, दोनों ही अल्टरनेटिव टॉस करते हैं। द फर्स्ट टू शो ए हेड बीइंग द विनर, जिसका पहले हेड आ जाएगा वो विनर हो जाएगा। और क्या दिया, इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम, ए इस गेम को स्टार्ट करता है तो पूछा जा रहा है द चांस ऑफ हिज विनिंग इज, तो उसके जीतने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, जो चांस है वो उसी को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं मैथ में। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसकी छोटे छोटे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि जिसने स्टार्ट किया हुआ है गेम को तो उसके जीतने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मान लो फर्स्ट टाइम में ही सपोज उसका हेड आ गया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, यदि इसको हेड नहीं आता है तब चांस मिलेगा सेकंड प्लेयर को, मतलब कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी को चांस मिलेगा। बी का यदि हेड आ गया तो वो जीत जाएगा, यदि बी का हेड नहीं आया मतलब टेल आया तो किसको चांस मिल जाएगा, फिर से ए को मिलेगा। और ऐसे ही अल्टरनेट वे से ए और बी टॉस को कॉइन करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए के चांसेस ज़्यादा हैं और बी के चांसेस कम हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सीधी शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करा रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे कॉइन एक टॉस का है, और ऐसे ही एक क्वेश्चन और है डाइस का, जिसमें कि आपके 6 रिजल्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 आउटकम्स होते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आउटकम्स टोटल कितने आ रहे हैं। टोटल 2 आउटकम्स मिलेंगे। कौन सा मिलेगा, एक हेड मिलेगा, दूसरा टेल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई आउटकम्स तो नहीं मिलेंगे। तो इसका मैं सीधा शॉर्ट ट्रिक बना दे रहा हूँ, जिसने गेम स्टार्ट किया है। ठीक है, ए स्टार्ट, बी तो उसके बाद चांस आएगा। तो जिसने स्टार्ट किया हुआ है उसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे आउटकम्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे कर लीजिए 2 + 1, इसको भी कर लीजिए 2 + 1। ठीक है, तो 2 + 1 किया हुआ है तो इसको आप दे देंगे 2 और इसको दे देंगे 1। समझ गए बात को। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टोटल 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 में जितने भी आउटकम्स बनेंगे तो उसको हिसाब से डिवाइड करना है कि इसको एक ज़्यादा मिलेगा, उसको एक कम मिलेगा। ठीक है, तो यदि मान लो सपोज आउटकम्स यदि हमारे 11 बनते तो यदि 11 बनेगा तो 6 इसको देना है, 5 इसको देना है। ठीक है, सपोज यदि 5 बनेंगे तो 3 इसको देना है, 2 इसको देना है। तो इसी हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ऐसे में डाइस वाले का ही शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। डाइस वाले में जो आउटकम्स होते हैं वो या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, 5 या फिर 6। तो टोटल जो आउटकम्स आएंगे वो टोटल यहाँ पे कितने बनेंगे, आपके टोटल बनेंगे 6। ठीक है, तो जिसने गेम स्टार्ट किया होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, सपोज ए ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 है तो 6 में से 1 कम कर दीजिए, 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 + 1 एक्चुअली नहीं है, मतलब ये समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 2 और 2 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होता है 1 होता है, तो उसको ऐड किया गया है। ऐसे ही इस जो यहाँ पे लिखा गया वो यहाँ पर भी लिखा गया। ठीक है, तो ऐसे ही जिसने बी सेकेंड टाइम लिया होगा तो इसका भी 6 + 5 कर लीजिए। राइट, यहाँ पे लिख लीजिए 6 और इसको लिख लीजिए 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/11 और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/11। ठीक है, बात को समझ गए होंगे कि दोनों ही क्वेश्चन को आराम से समझ लीजिएगा। तो इसमें पहले हम टोटल आउटकम्स देख लेंगे, टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, टोटल आउटकम्स और उस पर एक -1। ठीक है, तो इसमें 2 बन रहे हैं और एक -1 हो जाएगा तो 1, तो इसलिए 2 + 1 किया गया है। इसमें टोटल आउटकम 6 बने हुए हैं, उससे एक कम करेंगे तो 5 होता है, तो 6 + 5। राइट, तो अब इस 6 और 5 को कैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6 इसको दे दीजिएगा और 5 किसको देना है, जो सेकंड टाइम्स टॉस करेगा। ठीक है, मतलब कि सेकंड टाइम्स उसको रोल करेगा। तो इस हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपकी 6/11 और 5/11 होगी। ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस का जो रेशियो होगा वो आप देख रहे होंगे 6:5 है। और यदि इसका रेशियो मुझे निकालना होगा तो इसका कितना आ जाएगा 2:1। ये रेशियो भी आपके पूछे जाते हैं। इस बात को आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आराम से, बहुत आराम से सोच लीजिए कि क्वेश्चन, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं और उसकी ट्रिक भी याद कर लेते हैं। जब पेपर आता है तो उसको ट्रिक तो याद रहती है, लेकिन वो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं कि मैंने किस क्वेश्चन की ट्रिक याद की थी। तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल बाकायदा हिंदी में नोट्स बना लीजिए और वहाँ पर छोटी छोटी ट्रिक्स को नोट आउट करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं।
एक कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक ही कॉइन है उसको 2 बार टॉस किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स, दोनों ही बार हेड आए, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, क्यों? क्योंकि 2 आउटकम्स होते हैं और उसमें हेड एक ही बार होता है, ठीक है। तो जब मैंने पहली बार उसको टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, ठीक है। और बोले अब दूसरी बार जब करेंगे उसमें भी हेड आए तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब बीच में या तो प्लस साइन लगेगा या तो इनटू का साइन लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। तो 1/2 1/2, तो इसको आप पहले पढ़ने की प्रैक्टिस डालिएगा। तो देखो फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉस किया तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। एंड वर्ड आया तो एंड के लिए हमेशा ही किस साइन का यूज करते हैं? मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। और यदि आइदर और की बार हो रही होती है तो वहाँ पे मैं प्लस साइन यूज करता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, फर्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है एंड सेकेंड टाइम प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो एंड के लिए मैं किस ऑपरेटर का यूज करूंगा? 1/2 का। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। वेरी सिंपल। देखते हैं, दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल इन 4 थ्रोज ऑफ ए कॉइन। एट लीस्ट वर्ड दिया हुआ है, ये थोड़े से ध्यान देने वाली बात है। आपको एक कॉइन है उसको 4 बार उछाला गया है और बोल रहे हैं कि उसमें कम से कम एक टेल आ जाए, ठीक है। तो एक कॉइन को यदि उछालते हैं तो आउटकम्स कितने बनते हैं? 2 बनते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो मैंने इसको कितनी बार उछाला हुआ है? 4 बार। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या कितने हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हम बाद में डिस्कस करते हैं। टोटल आउटकम्स जो होंगे, पहली बार आउटकम्स होने के जो तरीके हैं वो टोटल 2 हैं। एंड दूसरे में 2, एंड तीसरे में 2, एंड चौथे में 2। तो टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होंगे। क्लियर? अब ये जो 16 आउटकम्स हैं, तो ये 16 आउटकम्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये 16 आउटकम्स होंगे, ये हो सकता है कि जो सारे के सारे आपके हेड आ सकते हैं, सारे के सारे आपके टेल आ सकते हैं, एक हेड बचा हुआ टेल, ठीक है। अब वो भी उनमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बचेंगे, मतलब पहली बार में हेड आ जाए, बचे हुए तीनों टेल हो जाए, सेकेंड टाइम में हेड, या पहला तीसरा या चौथा टेल या हेड, मतलब इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जब तक आप सारे आउटकम से विचार नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आउटकम्स पे जितना फोकस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी उतना ही आपका ईजी होती चली जाएगी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी ईजी हो जाएगा। तो आउटकम्स आप आराम से सोच लीजिए क्या क्या हो सकते हैं, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। दिया हुआ है एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टेल, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक टेल हो, बचे हुए तीनों हेड हो, ठीक है। ये भी है। तो अब ये जो टेल है इसके भी कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस तरह से बन सकता है आपका टेल टेल, ये जो मैंने 4 कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं इसमें एक टेल है 3 हेड है, ठीक है। तो ये 1 टेल की कंडीशन है। तो एटलीस्ट में तो 2 टेल होंगे तब भी आपका ये कंडीशन फॉलो रहेगा। 2 टेल कैसे हो सकते हैं? 2 टेल बचे हुए 2 हेड, टेल हेड हेड टेल, तो ऐसे इसके भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन का आंसर्स निकालना आपके लिए कठिन है, ठीक है। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो बैकडोर वाला अपना तरीका होता है। बैकडोर से क्या करते हैं, यदि हम उल्टा सोच लें, उल्टा ये सोच लें यदि सारे के सारे हेड आ जाए, ठीक है, तो सारे सारे हेड आने का तरीका एक ही है कि सब पे हेड आ जाए। उसके अलावा जो 15 तरीके हमारे पास बचेंगे उन सब में क्या होगा, कोई ना कोई एक टेल जरूर आएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 माइनस समथिंग कर देंगे। तो 1 माइनस समथिंग करने से हमारा जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो आंसर चाह रहे हैं तो आंसर हम ऐसे निकाल सकते हैं, बैकडोर का तरीका हमारा 1 माइनस, ठीक है। और किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स, ठीक है। तो 1 माइनस, पहली बार भी हेड आए एंड दूसरी बार भी हेड आए एंड तीसरी बार भी हेड आए एंड चौथी बार भी हेड आए, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1 माइनस दिस, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 15/16, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसे इसके जब एक क्वेश्चन मैंने सोच लिया कि एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, तो इससे और सारे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल वर्ड है, यदि यहाँ पे हेड वर्ड कर दिया जाए तब भी रिजल्ट इस तरह का ही आएगा, ठीक है। आराम से सोचिएगा, विचार करिएगा, तब भी आपका 15/16 ही आंसर आएगा।
यहाँ पे आप टेल की बात कर रहे हो, वहाँ पे हेड की बात होने लगेगी, तो हेड के बदले किसकी बात होने लगेगी, यहाँ पर टेल की बात होने लगेगी, ठीक है। और 2 टेल आए, एटलीस्ट 2 हेड्स हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 हेड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सारे पे भी जब आप विचार करेंगे तो आप साफ साफ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक तो तरीका मैंने ये बताया था, और 15/16 आंसर भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हम पता है कि टोटल 16 आउटकम्स बन रहे थे हमारे, और 15 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक हेड तो आएगा ही, ठीक है। तो 15/16 हम डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, या फिर दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, और इसी के साथ मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं तो उनकी भी बात कर लूँगा। तो क्या होता है, जैसे इसमें तो हम 3 की बात कर रहे हैं, जनरली हम 2 की बात करते हैं। तो पहले 2 को समझ लीजिए, 3 अपने आप समझ में आ जाएगा। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो जैसे सपोज मैं कोई एक इवेंट ए मान लेता हूँ और एक इवेंट बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसमें बात करूँ कि पहला जो पत्ता निकलेगा वो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। फिर दूसरा पत्ता निकाला, लेकिन दूसरे पत्ता निकाला, लेकिन उस पहले वाले पत्ते को मैंने उसमें वापस नहीं रखा हुआ, मतलब कि हम बात कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की, ठीक है। तो दूसरा पत्ता जो निकले वो ब्लैक हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्लियर। तो पहला पत्ता रेड निकलेगा, तो रेड निकल गया सपोज, तो पत्ते हमारे कितने बचे, 51, ब्लैक कितने बचे, 26, ठीक है। तो अब पहला पत्ता, अब हम बात ख़त्म कर देते हैं। अब हम रेड के बदले थोड़ा सा हम इंडिपेंडेंट के बदले डिपेंडेंट की बात समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हम पहला पत्ता हम सपोज किंग मान लेते हैं, ठीक है। तो जो किंग होगा, तो किंग अपना निकला या नहीं निकला, वो जो सेकंड पत्ता जब निकालेंगे उसकी डिपेंडेंसी पहले वाले पत्ते पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहला पत्ता यदि हमारा किंग सपोज रेड कलर का निकल गया, ठीक है, यदि रेड कलर का निकल गया तो ब्लैक पत्ते हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यदि वो ब्लैक कलर का किंग निकल गया होगा तो इस वाले की प्रोबेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा होगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की जो सेकेंड इवेंट है, लेकिन वो जो जनरली क्वेश्चन इसके होते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट के ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो सेकेंड हम काम करने जा रहे हैं, इवेंट करने जा रहे हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले पे डायरेक्टली इफेक्टेड तो नहीं है, ठीक है। यदि डायरेक्ट इफेक्टेड नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि पूछी जाए तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं और आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट के केस में होता है। कब? ये कब होगा, जब व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो यदि सेकंड वाला केस पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इस तरह का काम करके अपनी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाल लेते हैं। यदि डिपेंडेंट होगा तो हम इस तरह का काम नहीं कर पाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे लिए टफ हो जाता है। बात को समझ गए? अब हम इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम सारे डिस्कस कर दे रहे हैं। तो देखो, यदि आपका ए बी सी, मतलब इनमें से ए बी सी में कोई भी 2 उठा लेते हैं तो वो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली का मतलब केवल एक टाइम में 2 उठाने हैं आपको, ठीक है। ए बी उठा लीजिए तो इंडिपेंडेंट होंगे, बी सी उठाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट है, ए और सी उठाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक तरफ आप किसी एक इवेंट को रख लीजिए, बचे हुए दोनों बी और सी, इसमें चाहे आप यूनियन लगाइए, चाहे इंटरसेक्शन लगाइए, चाहे डेल्टा लगाइए, ठीक है। इससे जो भी कॉस्ट बनेगा तो ये फाइनली एक इवेंट बनेगा, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन ये सब करने के बाद क्या हो जाता है, एक सेट हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सेट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो एक इवेंट अब ओवरऑल ये हो गया, एक इवेंट ये हो गया, तो ये भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, क्लियर। तो चाहे आप ऐसे कर सकते हो, ए यूनियन बी कर लीजिए, इधर सी लिख लीजिए, ठीक है। तो एक इवेंट ये हो गया, एक इवेंट ये हो गया, ये आपस में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब काफ़ी कोई और बना लीजिए, ए यहाँ पे मैंने ले लिया बी यूनियन सी। जब आपको पता हो गया कि ए और बी यूनियन सी आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप क्या करिए, इनका कॉम्प्लीमेंट भी कर दीजिए, तब भी ये आपस में इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, क्लियर। और बताते हैं आपको, आप ए है और बी, ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट हैं, तो आप ए और बी का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो ये भी आपको इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसी रिजल्ट मैंने ये वाला पहले बताया था आपको, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये लोग भी आपस में इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि ए यूनियन बी कर दिया और बी,
इन दोनों को पूछा जाए ये कैसे होंगे, ये अब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये केस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्यों डिपेंडेंट हो गए कि जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए कि इधर बी की बात कर रहे हैं, बी इधर भी है। ठीक है, अदर केसेस आप देख लीजिए, इनमें इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके अलावा जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो सारे सारे इंडिपेंडेंट होंगे। कब? जब ऑलरेडी आपके ए बी सी डी जो भी दे रखे हैं वो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर हो गई? प्रोबेबिलिटी का इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज। ठीक है, तो 2 डाइस, एक डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं आपको पता है, 6 होते हैं। तो 2 डाइस हैं तो दूसरे डाइस में भी 6 आउटकम्स होंगे। तो पहले पे 6 आउटकम्स आ सकते हैं एंड सेकंड पर भी 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो एंड वर्ड आ गया, तो एंड के लिए मैंने लगा दिया इनटू। तो टोटल आउटकम्स आपको पता चल गए कितने बनेंगे हमारे, टोटल बनेंगे 36। राइट, अब आगे क्या पूछा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज, मतलब जो उनके ऊपर जो डाइस पे नंबर आएंगे उन दोनों का सम जो है वो 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अब जो 36 होंगे तो वो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, 36 बनेंगे। तो उन 36 में से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिनका सम टोटल 9 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डाइस 1 और डाइस 2 इसके क्वेश्चन में ऐसे ही करता हूँ। क्या करता हूँ, एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही मैं इस साइड भी बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, अब मैं देखता हूँ कि किसका सम 9 हो सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यदि मैं इस 1 को इस पूरी रो में किसी के साथ भी ऐड करूँगा, क्या 9 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2 को पूरी लाइन में नहीं मिलेगा। 3 को 3 एंड 6, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपका कितना बनाएगा, 9 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। आगे 4 एंड 5, 4 एंड 5 बनाएगा, 5 एंड 4 बनाएगा, 6 एंड 3 बनाएगा। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो कि टोटल सम आपका 9 बनाएगा। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सम 9 बना पाएगा। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4/36। मतलब 36 में से आपके केवल फेवरेबल केसेस कितने, 4। तो आंसर हो जाएगा 4/36। सॉल्व कर लेंगे, 4 9 36 होता है, तो 1/9 आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप चार्ट के थ्रू यदि काम करते हैं तो ये कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। यदि आप बिना चार्ट बनाए यदि इसकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो पेपर में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी और इजी क्वेश्चन में आपको नंबर मिलेंगे -1। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे 9 है तो आप पूरे डिस्कस कर लीजिए कि सम क्या क्या हो सकता है। सम कभी भी 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक पे 1 आ गया तो दूसरे कुछ ना कुछ तो आएगा ही। राइट, तो सम मिनिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 2 कैसे कैसे बन सकता है, 3 कैसे बन सकता है, 4 5 6 7 8 9 12। 12 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों पे 6 आ गया, तो वही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर कोई भी सम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे सपोज यदि मान लो एक क्वेश्चन आ जाए इसी पे, सम ऑफ आपसे पूछा जाए कि 13 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 13 तो आपका आने के कोई चांसेस ही नहीं है, इम्पॉसिबल केस हो गया। तो इम्पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। राइट, तो उस केस में आंसर हो जाएगा 0। ऐसे और भी, अब जैसे 9 यहाँ पे सम का दिया था तो पूछ सकते हैं गेटिंग और मल्टीपल ऑफ, जो मल्टीपल है जो आपके ऊपर नंबर आएंगे उनका मल्टीपल 9 होना चाहिए। तो आप ऐसे ही इसको चेक करेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई क्या किसी रो इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर 9 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पे 9 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 9 मिलेगा। जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मैं टिकिंग करता जाऊँगा और उनको काउंट करता जाऊँगा। समझ गए बात को? तो मल्टीपल का ट्राई कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चंस आते हैं, बोला जाता है कि जो सम है वो 2 से डिविजल होना चाहिए। तो 2 से डिविजल कितने हो जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिए। जो सम है तो वो 2 से डिविजल कौन कौन होते हैं, 2 सम क्या कह सकते हैं, 2 से लेकर 12 तक मैंने बताया है। तो आप तो सम 2 से डिविजल होना चाहिए, मतलब कि सम 2 आ सकता है, सम 4 आ सकता है, 6 8 10 12। तो इन सबको आप जो सम बन सकते हैं उन पे आप टिकिंग करते जाइए। तो टोटल आप काउंट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 36 कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी बनेंगे सारे चार्ट के थ्रू करिएगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और उसको वेल सफल्ड करके रखा गया है और उसमें किसी तरह की कोई पार्शलिटी नहीं की गई है, कहने का मतलब ये।
उसमें से केवल एक कार्ड आपका निकाला गया है। पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो आपको सारे पत्ते पता होने चाहिए, तभी आप पूरा इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा कि एस क्या होता है, किंग क्या होता है, कितने होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 26 ब्लैक एंड रेड होते हैं, और ब्लैक में कौन कौन होते हैं, रेड में कौन कौन होते हैं, आपको पता होने चाहिए। 13 13 13 13। ठीक है, तो ये 13 होते हैं, ब्लैक में स्पेड होता है एंड क्लब होता है। इसमें क्या क्या होता है, हार्ट होता है, HEART, और डायमंड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, हार्ट एंड डायमंड कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और स्पेड और क्लब ब्लैक कलर के होते हैं। तो अब ये 13 जो होते हैं, इसमें 1 2 3 डॉट 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 10, उसके बाद किंग, क्वीन एंड जैक, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, जो 1 होता है इसको क्या बोला जाता है, एस। तो ऐसे ही 13 पत्ते ये हो जाएंगे, 13 13 13, आपको सारे पत्ते क्लियर होने चाहिए। ठीक है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर उसमें जोकर का भी आता है। जोकर का जो कार्ड होता है इसलिए रखा जाता है, उसमें 2 जोकर के कार्ड्स आते हैं, एक ऊपर और एक नीचे रखा जाता है, जिससे कि ताश की गड्डी आपकी ख़राब ना हो। ठीक है, उनको कवर करने के लिए रखा जाता है, वो इंक्लूड नहीं होते हैं खेलते समय। तो खेलते समय के लिए हम 52 पत्ते ही यूज करते हैं। तो आपने एस देखे होंगे, तो उसमें टोटल एस कितने हो जाएंगे, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसके पास, टोटल एस कितने हो जाएंगे आपके पास, 4। ठीक है, तो आपके पास 4 एस हैं, तो 4 एस, 4 में से कितने आपको एस निकालने हैं, 1। और नीचे क्या प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं, टोटल जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें विदाउट पार्शियलिटी निकालते हैं, जो कि एक बार टोटल आउटकम्स होते हैं। तो टोटल आउटकम्स 52 में से आपको कितने पत्ते निकालने हैं, 1। ठीक है, ये आपके फेवरेबल केसेस के लिए है, और ये आपका ओवरऑल केसेस के लिए है। ठीक है, तो ओवरऑल केसेस 52 में से एक पत्ता कितने तरीके से निकाल सकते हो, 52C1। 4 में से एक पत्ता कितने तरीके से निकाल सकते हो, 4C1। ठीक है, तो 4C1 52C1 ये आप सॉल्व करना जानते ही हो। ये 4 वैल्यू होती है और इसकी 52 वैल्यू होती है, राइट। काफ़ी बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, 4/52। ठीक है, जब हमारा एक पत्ता केवल निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी हमको सॉल्व करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब हम 2 पत्तों पे काम करेंगे तब ये C जरूर आ जाएगा, और C आने से हमारे क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो जाते हैं। और जब हम C स्टार्टिंग से यूज नहीं कर रहे होते हैं तो वो हमको आगे भी यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समस्या होती है इस चीज़ को। तो पहले से ही C की प्रैक्टिस भी डालिए और डायरेक्ट करना भी जानिए। ठीक है, तो पेपर में ऐसा नहीं कि हम यही करें तब उसके बाद आंसर निकालें। आप यदि ये चीज़ आती होगी तो ये चीज़ बिल्कुल भी आती होगी आपको। ठीक है, तो 4/52 आंसर हो गया आपका। तो 4/52 मतलब 1/13। बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही यदि किंग का पूछा जाता है तो किंग भी आपके 4 होते हैं, तब भी आंसर यही आता है। क्वीन का पूछा जाता है तब भी यही आता है। ठीक है, यदि मैं एस के बदले सपोज मैं कर दूं ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक टोटल पत्ते कितने होते हैं, 26। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26/52, 1/2 हो जाता है। ब्लैक के बदले यदि रेड कर दूँ तब भी आपका 26/52 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, जो किंग, क्वीन और जैक होते हैं इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इन पे चेहरे बने होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको काट देता हूँ, ये बोला जाए कि जो कार्ड निकाला वो एक फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड जो होगा तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 तो इसके पास है, तो 3 सबके पास होंगे, तो 4 3 12। तो इस केस में फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12/52। बात समझ गए। फेस कार्ड। एक चीज़ और आपको समझाते हैं, ऑनर कार्ड्स। जो ऑनर कार्ड्स का मतलब होता है जिसको विशेष सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, विशेष सम्मान किस किस को प्राप्त होता है, किंग, क्वीन, जैक, और साथ में एस को भी होता है। ठीक है, तो इसको और एस को यदि मिला लिया जाए तो ये सारे मिलके आपके ऑनर कार्ड बन जाते हैं। तो 4 इनके पास हैं तो 4 सबके पास होंगे, टोटल हो जाएंगे 16। तो उस केस में 16/52 आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। ठीक है, तो ऐसे ही ताश की जितनी भी आपके जो भी हैं स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड्स, इन सब चीज़ों को बिल्कुल विजुलाइज होना चाहिए कि कौन पत्ते कितने होते हैं और किस में क्या क्या पत्ता होता है। ठीक है, जब आपको बिल्कुल रटा होगा तभी इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। पिछले क्वेश्चन संबंधित एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आप एक ही पत्ता निकाल रहे हैं और इसमें दिया हुआ है आइदर क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, तो जो क्लब होते हैं तो उसमें क्लब हमारे 13 पत्ते होते हैं, उसमें क्वीन कितनी होती है, टोटल 1 होती है। हार्ट
किंग ऑफ हार्ट, हार्ट हमारे 13 होते हैं और उसमें जो किंग होता है वो केवल एक ही होता है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे और क्या वर्ड लगा हुआ है, ओ आर, और। तो ओ आर के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, ये आप जानते हैं अच्छे से। तो किंग क्वीन ऑफ क्लब, तो एक ही पत्ता है, तो एक पत्ता 1/52 आंसर होगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही 1/52 ये भी होगा। दोनों को हम ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2/52। 2/52 का मतलब हो जाएगा 1/26। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एंड लगाओ। यदि एंड हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता है, राइट। और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के केस भी आप साथ में डिस्कस करते जाइएगा, सोचते जाइएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जब वो केस फंसेगा तो आप जल्दी उस चीज़ को पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, इसमें दिया हुआ है एक कोड कार्ड। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोड कार्ड क्या होते हैं, इनको भी आप समझ लीजिए। तो जो किंग, क्वीन एंड जैक, ये जो पत्ते होते हैं इनको कोड कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने पहले इसको पढ़ाया था, फेस कार्ड, इसको फेस कार्ड भी बोले जाते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं ये, और इनको कोड कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पहले बता चुके हैं। तो टोटल किंग 4 होती हैं, 4, 8, 12, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/52 हो जाएगी। ठीक है, केवल एक ही पत्ता निकाल लूँ, एक से ज़्यादा नहीं है, तो डायरेक्ट आप 12/52 कर लीजिएगा, काट पीट के जो भी आंसर होगा कैलकुलेट कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ द चांसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स आर 1/3, 1/4, 1/5 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज। कहने का मतलब है कि जैसे कि कभी कोई प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कोई अच्छा स्टूडेंट है, तो अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, उसको मोस्टली टाइम वो सॉल्व कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो 100 टाइम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, मान लो सपोज 10 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो 9 प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है, 100% सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमेशा ऐसा हो जाए कि 9 प्रॉब्लम सॉल्व करे, कभी 8 कर सकता है, कभी 7 कर सकता है, कभी 6 कर सकता है। तो वहाँ से उसको एक ऑन एवरेज आइडिया लगा सकते हैं कि यदि इतनी प्रॉब्लम्स दी जाएँ तो उसमें से वो कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक डेटा प्रोवाइड करा लेते हैं कि यदि पर्टिकुलर 1 प्रॉब्लम दी जाए तो उसको सॉल्व करने के चांसेस क्या हैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं A, B, C, तो उनको कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है तो पहले उसको सॉल्व कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। मतलब उसको 3 प्रॉब्लम्स दी जाती हैं तो उसको केवल एक प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर पाता है, 2 प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। मतलब एक रफली आइडिया है। इसको 4 प्रॉब्लम दी जाती हैं तो ये 4 में से 1 को सॉल्व कर पाता है, 3 को सॉल्व नहीं कर पाता है। जब इसको 5 प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, ठीक है, तो 5 में से केवल ये एक ही बार सॉल्व कर पाता है और 4 बार सॉल्व नहीं कर पाता है। मतलब ये सबसे वीक स्टूडेंट ये है और सबसे होशियार स्टूडेंट ये है, इन तीनों में से। हम अदर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रफली आइडिया था इनकी प्रोबेबिलिटी। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रफली आइडिया निकाल लिया आपने, मतलब दिया हुआ है पेपर में। तो आगे क्या पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कैसे हो सकती है। तो आप सपोजिए आप एक टीचर हैं, आपने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है और बच्चों से बोला, 3 स्टूडेंट थे, आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इंडिविजुअली। तो हो सकता है कि उस प्रॉब्लम को तीनों ने सॉल्व कर लिया हो। ये भी हो सकता है कि पहले ए ने सॉल्व कर लिया हो, बचे हुए 2 ने सॉल्व ना किया हो सकता है सी ने सॉल्व किया हो, इधर बचे हुए 2 ने किया हो सकता है 2 ने सॉल्व कर लिया हो, 1 ने सॉल्व ना किया हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे कि जिसमें कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो अब टोटल कितने केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं ए की बात करूं तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो 2 ही तरीके हैं दिस। ऐसे ही बी इसको सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, 2 तरीके हैं। ऐसे ही सी इसको सॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके भी 2 तरीके हैं। तो जो टोटल तरीके हैं, मतलब टोटल आउटकम्स जिसको बोलते हैं हम मैथ में, वो हमारे पास कितने, हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 तरीके हैं उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का। ठीक है, तो उन 8 में से क्या होगा कि हो सकता है वो तीनों ने ही सॉल्व ना कर पाया हो, तो एक तरीका वो है। एक तरीका ये भी है कि तीनों ने सॉल्व कर लिया हो। तो बचे हुए 6 तरीके में से क्या क्या है कि एक ने सॉल्व किया, बचे हुए 2 ने सॉल्व ना किया हो। ये 3 तरीके से हो जाएगा। ए ने सॉल्व किया, बी सी ने नहीं किया, बी ने सॉल्व किया, ए सी ने नहीं किया, यदि सी ने सॉल्व किया, ए बी ने नहीं किया। तो 3 तरीके ये हो गए। अगले 3 तरीके क्या हैं कि 2 ने सॉल्व किया, 1 ने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो उनमें भी आपको 3 तरीके बन जाएंगे। तो टोटल 8 तरीके हैं। उन 8 तरीकों में यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा, 8 में से 7 तरीके ऐसे हैं कि जिसमें कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है। तो 7 तरीके को हमें 7 तरीके के सबके आंसर्स अलग अलग निकालने हैं, उनको ऐड करना है। तो वो सॉल्व करना मेरे लिए आसान होगा कि मैं वो केवल एक तरीका वो वाला निकाल लूँ कि जो मुझे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, और उसको 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। वो तरीका कौन है कि उस प्रॉब्लम को किसी ने भी सॉल्व ना कर पाया हो। तो आंसर कैसे निकालेंगे इसका, 1 माइनस, पहले ने भी सॉल्व ना कर पाया हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसने भी सॉल्व नहीं कर पाया, एंड बी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया, एंड सी ने भी सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। देखो इस चीज़ को मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, बल्कि ये चीज़ लिखी कैसे जाएगी, ये मैं इधर वाला पार्ट कह रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, यहाँ पे देखो जो मैंने आपकी बात कर रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट केसेस की बात कर रहा था, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या है कि जो बी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन तो सारे सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन बी जो सॉल्व कर रहा था उसकी जो डिपेंडेंसी है वो ए पर नहीं है, ना सी की, इन दोनों पर है। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने की चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि ए ने सॉल्व कर लिया तो बी सॉल्व नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों केसेस आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। यदि इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी होती है, तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं 1 माइनस, तो ए ने सॉल्व ना कर पाया हो तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3 हो जाएगी, ठीक है। तो एस की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/4 हो जाएगी, और इसकी 1 माइनस 1/5 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट कर दीजिएगा, तो 1 माइनस के 2/5 और हो जाएगा ये 3/5। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3/5। ये 3/5 किसका है, हमारा आंसर जो आपसे पूछा जा रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। समझ गए बात को। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी और जो पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे केवल आपको ये देखना है, ये एक केवल वर्ड है जिसमें कि बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज वॉवेल। आपको ये बहुत सारे लेटर दिए हुए हैं, इन पहले लेटर्स को आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल हमारे पास लेटर कितने हैं, 11। इन 11 में आपको वॉवेल एंड कंसोनेंट देख लेने हैं, तो हम केवल वॉवेल पे फोकस कर लें क्योंकि वॉवेल ही आपसे पूछा जा रहा है। तो वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 वॉवेल्स हैं। तो कंसोनेंट्स अपने आप क्लियर हो गए होंगे आपको। तो 4 ये हैं, तो कंसोनेंट आपके 7 बचे हुए हैं, ठीक है। एक ही लेटर आपको केवल सेलेक्ट करना है, तो 4 में से एक लेटर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4C1 लिख सकते हैं, और 11 में से एक लेटर, यहाँ पे टोटल आउटकम्स लिखते हैं और यहाँ पे फेवरेबल केसेस वाले लिखते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 11 में से एक लेटर किस तरीके से निकाल सकते हैं, 11C1 सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब, और 4 में से एक लेटर 4C1 तरीके से, ठीक है। तो 4C1 डिवाइडेड बाई 11C1, या फिर आप 4/11 डायरेक्ट कर सकते थे कि जब एक सिंगल सिलेक्शन की बात होती है तो आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहीं पे यदि कंसोनेंट का क्वेश्चन आ जाता है, वॉवेल जी लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसोनेंट कर देते तो आंसर क्या हो जाता है आपका, 7/11 हो जाता, राइट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें आप ये कन्फ्यूज मत रहिएगा कि आई यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एक कम कर दे तो 3/11 आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर, आपको अलग अलग बहुत सारे, जैसे कि अब छोटे बच्चों के पास बहुत सारे खिलौने होते हैं, आपके पास आई 2 रखे हुए हैं, तो उनमें से कोई एक आई उठाएंगे तो वो भी तो वॉवेल होगी, दूसरी आई उठाएंगे वो भी वॉवेल होगी, ठीक है। तो मुझे ये नहीं देखना कि दोनों सेम है या डिफरेंट हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इस क्वेश्चन को समझते हैं। दिया हुआ है, देयर आर n लेटर्स and addressed envelopes, the probability that all the letters are not kept in the right envelope है क्या, आपके पास n लेटर्स हैं और n एड्रेस्ड इन्वेलप, मतलब कि उन लेटर्स पे ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ है, राइट। तो उन लेटर को आपको क्या करना है, उन्हीं अपने जो एड्रेस है उनका प्रॉपर उसी अपने पर्टिकुलर इन्वेलप में रखना होगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आगे क्या कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवेलप। अच्छा, यदि नॉट शब्द यदि हटा दिया जाए तो n लेटर्स हैं
और अच्छा कोई भी पर्टिकुलर लेटर अपने ही इनवेलप अपने वाले एड्रेस में उसको रखना है, तो यदि आपको देखेंगे तो हर कोई लेटर अपने अपने इनवेलप में यदि रख दिया जाए तो उनका तरीका केवल एक ही है, मतलब कि सही से रखने का, ठीक है। यदि एक भी लेटर इधर उधर हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट केप्ट इन द राइट इनवेलप हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को आप समझ गए बात को। तो n लेटर्स है आपके पास और n ही एड्रेस्ड इनवेलप्स हैं, तो इनको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करके उसको पुट भी करना है। तो पुट करने के लिए आपको यहाँ पे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे और अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पे तरीके फैक्टोरियल्स में चले जाएंगे। तो फैक्टोरियल के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपके पास दोनों ही चीज़ें सेम हैं तो उनमें सिटिंग अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर n कर सकते हो, उसकी वैल्यू भी फैक्टोरियल n होती है। एक तरीका और बताया था मैंने, वो था कि n में से n सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास कितने हो गए इस टाइम, टोटल n है, उन n को आपको अरेंज करना है, तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। LCN की वैल्यू 1 होती है तो फैक्टोरियल n बचेगा। तो 3 तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो जो टोटल तरीके हैं उनको अरेंज करने का, मतलब कि जो लेटर्स है उनको इनवेलप में रखने का टोटल जो तरीके हैं फैक्टोरियल n है आपके पास। तो उनमें से केवल एक ही तरीका ऐसा है जिसमें कि सारे लेटर्स अपने सही इनवेलप में रखे होंगे। तो एक ही तरीका है, तो सही रखने के तरीके हैं आपके पास, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है 1/फैक्टोरियल n होगी, ठीक है। और यदि 1 माइनस कर दूं तो ये जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आर नॉट केप्ट इन द राइट इनवेलप, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कुछ क्वेश्चन बनता है जो आपको दिया हुआ है, आर नॉट केप्ट इन द राइट इनवेलप, ये ज़्यादा पूछा जाता है। यदि ये नॉट शब्द हटा देंगे तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1/फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पेपर में आया हुआ है। क्लियर, दोनों क्वेश्चन एक साथ समझ लीजिएगा और आंसर याद रखने की कोशिश करें। इस प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज रोल, ठीक है। एक कॉइन है, एक डाइस है, इसको आपने टॉस किया, उसको रोल किया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन सो द हेड एंड द डाइस सो 6, कॉइन पे हेड आए एंड डाइस पे 6 आए। तो एंड लगा हुआ है, एंड के लिए पहले ही मल्टीप्लाई आप लगा लीजिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, याद होता है सबको। और डाइस पे 6 शो हो तो 6 कितने तरीके हो सकते हैं, 6 में से केवल एक तरीका, ठीक है। तो 6 में से एक तरीका तो 1/6, तो 1/6 आंसर हो गया 1/12। ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में आता है। इसके टोटल 4 तरीके बनते हैं, चारों का आंसर आप याद कर लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉयज, ठीक है। तो 2 चिल्ड्रन है, सपोज एक ए है एक बी है, राइट। तो इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही बच्चे बॉयज हो सकते हैं, दोनों ही बच्चे गर्ल्स हो सकती हैं। पहला बॉयज़ दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉयज, इसके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। आप तीसरा जेंडर का यूज मत करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो नॉर्मली बिहेव किया जाता है हमारे समाज में उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अदर फालतू के केसेस में हम डिस्कस नहीं करते हैं मैथ में। तो टोटल जो हमारे बने वो टोटल बने 4, ठीक है। तो ये किसकी बात करना चाह रहे हैं, कौन कौन से केसेस की बात करना चाह रहा है, ये कह रहे हैं बोथ ऑफ देम आर द बॉयज, बोथ ऑफ देम आर द बॉयज, केवल एक ही केस तो है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है जो आपसे पूछा जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, क्योंकि 4 में से एक ही आपके फेवर में है। क्लियर, ये क्वेश्चन होता है बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स, तो तब भी आंसर कितना हो जाएगा, गर्ल्स। यही केवल एक ही केस तो बनता है, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तो बोथ ऑफ गर्ल्स वाले केस में क्या हो जाता है, 1/4। अब ये पूछा जाता है यदि ये हो जाए कि 1 बॉय हो एंड 1 गर्ल हो, तो 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो ये जो लास्ट के 2 केसेस बचे हुए हैं इसमें क्या है, एक बॉय एक गर्ल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये कितने केसेस हैं, 2, तो और टोटल कितने हैं, 4। तो जब ये पूछा जाएगा तो उस केस में 2/4 हो जाएगा। 2/4 मतलब 1/2, मतलब कि टोटल जो केसेस हैं उसमें आधे केसेस आपके कैसे हैं, आपके फेवर में है। तो इसलिए डायरेक्ट आंसर 1/2 भी लिख सकते हो, या 4 में से 2 केस आपके फेवर में है, ठीक है। तो 2/4 1/2 आ गया। यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। समझ कार्ड का क्वेश्चन है,
पहले हम सिंगल एक एक कार्ड निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे 2 कार्ड। ठीक है, जब 2 कार्ड की बात करते हैं तो हम पहले से फोकस रखते हैं कि विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। राइट, कार्ड निकाला, पहला कार्ड निकाला, जब मैं दूसरा निकालने वाला था क्या मैंने पहला कार्ड उसको वापस रखा कि नहीं रखा। ठीक है, तो इस पे दोनों पे ही आपके आंसर्स अलग अलग हो जाते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आप जो होता है वो समझ में नहीं आता, जैसे यही क्वेश्चन है, अब इसमें रखा गया कि नहीं रखा गया आपको लैंग्वेज में क्लियर नहीं होगा। दिया हुआ है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर किंग। ठीक है, तो यदि आपको लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही है तो आप ये समझिएगा कि वो कार्ड आपको वापस नहीं रखा गया, ये मान के आपको चलिएगा। ठीक है, तो मैंने पहला कार्ड निकाला, तो पहला कार्ड, अब वो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहे हैं, किंग की। ठीक है, तो किंग टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 4, कार्ड कितने होते हैं, 52। तो पहला कार्ड किंग हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/52, या ऐसे कर सकते हो 4C1 डिवाइडेड बाई 52C1, एक तरीका ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए, वो भी एक किंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने 4/52 था, अब पत्ता हमारे पास बचा कितना, 51। यदि वो पहला किंग हमारा निकल गया होगा तो 4 में से कितने बच्चे कितने पत्ते आपके किंग के बचे होंगे, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, दूसरा सी के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, 3C1 डिवाइडेड बाई 51C1। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हो गई आपकी। एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या होता है कि हम एक साथ जब हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो हम सी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब हम पत्ता वापस रखेंगे तो हम सी का यूज नहीं करेंगे। तो एक तरीका देखो, एक और समझ लेते हैं कि 4 पत्ते हमारे पास किसके हैं, किंग के, उसमें से 2 पत्ते निकाल लीजिए और टोटल जो तरीके होंगे वो 52C2 होंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी यही वाला आंसर आपको मिलेगा, चाहे आपको सॉल्व कर लीजिए। 4C2 आपका कितना हो जाएगा, तो इसको 4C कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको पता होगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, और 52C2 52 × 51 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2 × 1 2 × 1 कट जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 52 × 51। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आंसर आ गया। तो ये 2 तरीके आपके पास सॉल्व करने के, ये बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला तरीका हम तभी अपनाएंगे जब हम कार्ड को वापस नहीं रखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला तरीका जो है वो हमारा दोनों केस में बहुत सक्सेसफुल है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहता है मैं सी यूज करना है कि नहीं करना है। राइट, क्यों, जैसे मान लो आपको पत्ता वापस रखना होता है तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से हो जाता है, तो पहला तो 4/52 हर तरीके से होगा क्योंकि हमें पत्ता की बात टेंशन ही नहीं है। जब सेकंड टाइम हो रहा होता है तो ये हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पत्ता वापस रख दिया, टोटल पत्ते आपके 52 हो गए, एक किंग निकला होगा, किंग फिर से वापस हो गया, तो किंग टोटल आपके फिर से कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4/52 × 4/52। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर लिख लीजिएगा। तो रिप्लेसमेंट वाले में आपको ऐसे कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही एकदम क्लियरिटी है, तो हमें टेंशन नहीं है कि इसमें सी यूज करना है कि नहीं करना है। राइट, समझ गए बात को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ा होगा आपने। इस पर आपके टोटल 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है नॉन लीप ईयर का, एक बनता है लीप ईयर का। ठीक है, तो हम दोनों पे डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास ईयर में 365 डेज होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इन 365 को यदि हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड क्यों कर दें, क्योंकि वीक का जो हमारा रोटेशन है वो 7 दिन के बाद रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, संडे 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, 7 दिन बाद फिर से संडे आ जाएगा, तो 7 की स्केलिंग पे हमारा रिपीटिशन हो जाता है। ठीक है, तो यदि मैं ऐसा करता हूँ तो टोटल 52 ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो 52 वीक्स ये तो कंप्लीट होंगे आपके, और आपका 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो जो 52 हैं तो ये तो इतने तो संडे सैटरडे मंडे जो भी हैं सब कुछ 52 तो होंगे, लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, यदि एक दिन जो होगा वो ये आपका 53वां दिन, मतलब 53 हो जाएंगे। ठीक है, यदि ये संडे हो गया तो 53 संडे हो जाएंगे, यदि ये एक दिन सपोज वेडनेसडे होगा तो 53 वेडनेसडे हो जाएंगे। ठीक है, ये जो दिन होगा वो ही 53 होंगे, अदरवाइज सब 52 होंगे। तो ये पर्टिकुलर जो एक दिन है उसके टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड समथिंग। तो टोटल आउटकम्स हम नीचे लिखते हैं और ऊपर क्या लिखेंगे, ये जो एक दिन है वो संडे कितने तरीके से हो सकता है, केवल एक ही तरीके, संडे संडे ही हो, तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस केस में बात हो रही है, जब नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, यदि जब मैं किसकी बात करने लगूँ, लीप ईयर की,
लीप ईयर में कितने दिन होते हैं आपके? 366 दिन होते हैं। 366 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 डेज होंगे अब ये डिसाइड करेंगे कि 53 संडे होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं आपके? संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको एक लास्ट में जो पेयर बनेगा वो सैटरडे एंड संडे का बनेगा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो यदि आप पेयर ये टोटल काउंट करेंगे तो टोटल 7 पेयर ये भी बनेंगे। ठीक है, आप पेयर आराम से पूरे कंप्लीट लिख लीजिएगा, मैंने पूरे नहीं लिखे हुए हैं। तो इन ये 7 पेयर में से संडे किस किस केसेस में हो सकता है? संडे मंडे केसेस में संडे हो सकता है और सैटरडे संडे के केसेस में भी संडे हो सकता है। ठीक है, तो केवल 2 केसेस ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं, तो जो फेवर में होते हैं वो ऊपर लिख लेते हैं। तो 7 केसेस में से 2 केस आपके फेवर में थे, इसलिए 2/7। और यहाँ पे जो 1 है तो वो 1 केवल एक संडे पड़ेगा, तो वो केवल आपको फेवर कर सकता है, अदरवाइज जो 6 होंगे वो आपके अपोजिशन में जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स आपके 7 हैं, उनमें से एक आपका फेवर में था। तो 1/7 और 2/7 कैसे आंसर आता है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं इसको याद कर लेते हैं, ये 1 दिन होता है इसलिए 1/7, ये 2 दिन होता है इसलिए 2/7। ठीक है, अब 2 दिन लगातार कभी संडे नहीं हो सकता है, संडे बाद या तो मंडे आएगा। ठीक है, तो 2 लगातार संडे होने की वजह से 2/7 नहीं आता है, वो आपका गलत कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, और समझने की कोशिश। क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। डाइस के 1 डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस हो सकते हैं, तो 6 आउटकम्स बनते हैं। ऐसे ही दूसरे में भी 6 फेसेस बनेंगे तो 6 आउटकम्स उसके हो सकते हैं। तो जो टोटल आउटकम्स 2 डाइस के आपको पता होंगे, याद हो गए होंगे अब तक, तो 6 × 6 तो टोटल कितने बनते हैं? 36 आउटकम्स बनते हैं। तो इन 36 आउटकम्स में से आपकी फेवरेबल केसेस की जो बात होगी वो आगे क्वेश्चन में दे रखा होगा। दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल। ठीक है, अब इनके सम की बात कर लेते हैं। तो इनमें सम क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये बात करते हैं। सम इसका 2 आ सकता है, 1 नहीं हो सकता, ये बात पता होगी। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता है। तो अब इसमें से 4 का मल्टीपल, 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। तो आपको किस किस का सम 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने टेबल का कॉन्सेप्ट बताया था, तो टेबल आप फट से बना लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 4 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 4 1 किसके साथ 4 बना सकता है? 3 के साथ बना सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। 2 किसके साथ 4 बना सकता है? इसके साथ बना सकता है। 3 किसके साथ बना सकता है? इसके साथ बना सकता है। राइट, अब 4 अब किसी के साथ नहीं बनाएगा, 4 + 1 5 हो जाता है, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। अब बात कर लेता हूँ 8 की। क्या 1 6 के साथ 7 बना सकता है? तो ये वाली रो तो 8 हो ही नहीं सकती। 2 6 के साथ 8 बना सकता है, 3 5 के साथ बना सकता है, 4 4 के साथ बना सकता है, एंड 4 4 हो गया। उसके बाद 5 3 के साथ बना सकता है, और 6 2 के साथ 8 बना सकता है। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं 12 की। तो 12 के 6 + 6 ही 12 होता है, उसके अलावा कोई भी 12 नहीं बना सकता है। ठीक है, तो जितने मैंने पॉइंट किए हुए उनको नोट कर लीजिए या फिर टिक लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जो आपके फेवर में है वो 9 केसेस है। तो आपके फेवर में 9 केसेस हैं, और ओवरऑल आउटकम्स तो आपके कितने थे? 36। तो 9/36 ये हो गया 1/4। क्लियर बात? बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप ये चार्ट बना के हमेशा करिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। यदि आप चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको कोई ना कोई एक नंबर आपका इधर उधर हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन से बिल्कुल मैच करेगा पेपर में। क्लियर? तो आप चार्ट बनाने की कोशिश करें और उसी से अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में गलती हो सकती है, और जो गलती होगी वो ऑप्शन आपका मैच करेगा। ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, दिया हुआ है इन ए लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कभी मेले में गए होंगे, तो मेले में आपको बहुत सारे प्राइजेस रख दिए जाते हैं, और आपसे बोला जाता है आप एक गोले को फेंकिए। ठीक है, तो उस गोले को आप फेंकते हैं, किसी न किसी पे आपको गोला वो फिट यदि हो जाता है तो उसमें से फिर उसको प्राइस को खोल के दिखाया जाता है। कभी कभी वो ब्लैंक होता है और कभी कभी उसके अंदर कुछ प्राइजेस होते हैं। राइट, तो आपके पास टोटल जो हैं वो कितने डिब्बे टाइप के बना दिए गए हैं? 25।
ठीक है। 20 और 5 25, उन 25 में से 5 में प्राइजेज है और 20 आपके ब्लैंक्स हैं, तो टोटल जो है वो है 25, और 25 में से प्राइजेज आपको कब मिलेगा, जब प्राइजेज वाले पे आपका निशाना लगेगा। तो प्राइजेज आपके फेवर में होंगे, तो फेवर में आपके यहाँ पे केवल कितने केसेस हैं, केवल 5, ठीक है। तो 5/25, 5/25 का मतलब हो गया 1/5। क्लियर। काफ़ी बच्चों ने क्या किया कि इसको 5/20 करके आए थे पेपर में, 5/20 करोगे तो 1/4, ये भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल था, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं था, मैं ये था आपका कि आप सोशलाइज कितने हैं, ठीक है। आप सोशल में चीज़ों को आपको विजुलाइज कैसे करते हैं, चीज़ों को समझते कैसे हैं, ठीक है। तो यदि आपने कभी मेले में नहीं गए होंगे या लॉटरी का आपका कॉन्सेप्ट कभी माइंड में नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता था। क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है। दिया 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18, ठीक है। 3 डाइसेस हैं, टोटल आउटकम्स आपको सबको पता है, 6 × 6 × 6, तो ये होता है 216। तो 216 आउटकम्स आपको ना लिख सकते हैं, ना आपको समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। 216 क्या क्या हो सकते हैं, आपको एक एक 1 पेज पे आप नहीं लिख सकते हो, तो बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल 216 आउटकम्स होंगे। अब इन 216 में अब बात कर लेते हैं टोटल मतलब सम, उन पे जो ऊपर जो डिजिट आता है उनका जो सम है वो क्या क्या हो सकता है। मिनिमम आपका 3 हो सकता है, मैक्सिमम आपका 18 हो सकता है, राइट। तो 18 कैसे बन सकता है ये आपको पता है, 18 तीनों पे ही 6, हम डिब्बे बना लेता हूँ एक तरह से, तीनों पे ही 6 6 6 आए तभी आपका 18 सम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, राइट। 17 कैसे बन सकता है, 17 का जो सम है वो 5 + 6 + 6, ठीक है। तो ये इसके 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 5 + 6 + 6, 6 + 5 + 6, या फिर 6 + 6 + 5। ये 3 ही कॉम्बिनेशन, मतलब कि पहले वाले डाइस पे आपका 5 आए, अदर 2 डाइस पे 6, बीच वाले में 5 आए, अदर 2 6, लास्ट वाले में 5 आए, अदर 2 6, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं और 18 का एक तरीका, तो टोटल जो तरीके हो गए वो आपके कितने हैं, 4। तो 4 तरीके आपके फेवर में हैं और टोटल तरीके हैं 216, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4/216, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।